उसके गोरे गोरे मुलायम मुंह पर दो सुंदर और चमकीली आंखें संगमरमर की शिला पर पड़े दो रोशन दियों की तरह लगती थी। उसकी नाक सिंदूरी लालिमा लिए थी। उसके ओंठ गुलाबी थे। माथे पर एक संतरी निशान था। देखने में वह एक नन्हा पुजारी लगता था। रेशमी मुलायम बालों से ढका हुआ वह ऐसा लगता था मानो किसी ने उसे सफ़ेद मखमल की चादर ओढ़ाई हो। धरती पर पड़ा हुआ वह समुद्र में पड़े किसी स्वच्छ मोती की तरह लगता था। बरबस ही हमारे मुंह से उसे देखकर निकला मोती, और हमने उसका नाम मोती रख दिया। जाड़े की एक ठिठुरती रात को वह हमें हमारे घर के बाहर पड़ा मिला था। सर्दी से कांप रहा था। मेरा छोटा भाई उसे उठाकर अंदर ले आया। उसके लिए दूध गर्म किया और उसे पिलाने की कोशिश भी की गई, लेकिन वह बहुत मासूम और नाजुक था। उसे प्लेट से दूध पीना आता ही कहाँ था। अब क्या किया जाए। जल्दी से रुई ढूंढ कर लाई गई और उसे दूध में डुबोकर उसके मुंह में कुछ दूध पहुंचाने की कोशिश की गई, लेकिन सब व्यर्थ। हमने उसके लिए बिस्तर लगाया, उसे एक मोटे कपड़े में लपेटा ताकि उसके कंपकंपाते हुए शरीर को कुछ राहत मिले। लेकिन वो तो इतना छोटा और बीमार था कि हमारी देखभाल का भी उस पर कोई असर ना हो पा रहा था। हमने उसे पशु चिकित्सक को दिखाया। उसने मोती को टीका लगाया और कुछ दवाइयाँ लिख कर दी। हमने शीघ्र ही दवाइयों का प्रबंध कर लिया कि किसी तरह मोती बच जाए, लेकिन ना तो दवा और ना ही दुआ मोती को ठीक कर पा रही थी। वास्तव में उसके ठीक ना होने का कारण वह गम था जो उसे अपनी माँ से बिछोड़ने की वजह से लगा था। हमने उसकी माँ को तलाशने की बहुत कोशिश की ताकि हम मोती को उसकी माँ को लौटा सकें। क्या पता उसकी माँ जिंदा भी थी या नहीं। इधर मोती की आंखें हर क्षण आंसुओं से सराबोर रहती थी। हार कर हमने फिर उसे किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाने का निर्णय किया। एक बार फिर वही इंजेक्शन और दवाइयाँ, वही पीड़ा और वही दर्द। लगता है मोती को पता चल चुका था कि हम उसे फिर डॉक्टर के पास ले जा रहे हैं। वह जमीन के साथ सटा पड़ा था और उस कमजोर शरीर में भी वो ताकत थी जो उसे धरती से जुदा ना होने देती थी। हमने जैसे तैसे कोशिश करके मोती को उठाया और अपने साथ ले गए। डॉक्टर ने मोती को एक लंबा सा इंजेक्शन लगाया, कुछ खिलाने की दवाइयाँ और कुछ पिलाने की दवाइयाँ दी। एक लंबी फीस झाड़ी और हमें रवाना किया। मोती को अच्छी तरह लपेटकर हम वापस ले आए। रास्ते में मोती कुछ कुछ हरकत करने लगा। हमने सोचा कि शायद वह ठीक हो जाएगा। घर आकर जब उसे खड़ा करने की कोशिश की गई तो उसकी पिछली टांगें सीधी खड़ी ना हो पा रही थी। वह खड़ा होता और फिर गिर पड़ता, फिर उठने की कोशिश करता और फिर गिर पड़ता। उठने और गिरने का यह क्रम 15-20 मिनट तक लगातार अविराम गति से चलता रहा। उसकी ये दुर्दशा देखकर हमारी आंखों से जार-जार आंसू बहने लगे। मोती भी रो रहा था। उसके आंसू न जाने दर्द की वजह से थे या न जाने हमसे बिछुड़ने का गम, या फिर न जाने माँ की खोई हुई ममता उसे रुला रही थी। मनुष्य और पशु के इस तरह रोने का यह दृश्य कठोर हृदय को भी द्रवीभूत कर सकता था। हमने सोचा कि उसका अंत नज़दीक है और उसकी मुक्ति के लिए गीता के 18वें अध्याय का पाठ किया गया, ताकि यदि उसकी मृत्यु निश्चित है तो कम से कम उसे शीघ्र ही उस दर्द से छुटकारा मिल जाए। जो ही पाठ समाप्त हुआ उसके मुंह से में कुछ जल डाला गया, त्यों ही उसने प्राण त्याग दिए। हमारा मोती, जिसने 5-6 दिनों में ही जैसे हमसे कोई अजीब रिश्ता कायम कर लिया था, हमारी नज़रों के सामने निर्जीव पड़ा था। घर से कुछ दूरी पर पड़ी खाली जगह में एक गड्ढा खोदकर हमने अपने मोती को उसमें दफना दिया। हमारा मोती अब हमारे बीच नहीं था। कुछ दिनों के बाद एक अजीब घटना घटी। एक सफेद रंग की हूबहू मोती की शक्ल से मिलती एक बड़ी कुतिया उसी जगह की मिट्टी अपने नाखूनों से और पंजों से खोद रही थी। फिर अंत में वह वहां से चली गई और हर रोज दिन में एक बार वहां अवश्य आती। ये पता लगाने के लिए कि वह कहाँ जाती है, हमने उसका पीछा किया। अंत में वो एक मंदिर में जाकर रुक गई। पुजारी जी से उसके बारे में पूछने पर पता चला कि वह वहाँ 4-5 वर्ष से रहती थी। उसके बच्चों में से केवल एक सफ़ेद रंग का बच्चा बचा था, जो कि अचानक कुछ दिन पहले कहीं गायब हो गया था और उसी की तलाश में यहाँ वहाँ हर समय कहीं भटकती रहती थी। वास्तव में वही मोती की माँ थी। यदि पहले वह हमें मिल जाती तो हमारा मोती शायद बच जाता। अगले दिन उसी मिट्टी के ढेर के पास वह आई और उसके चारों तरफ घूमी और फिर बैठ गई। ऐसा लगता था मानो वह सो रही है, लेकिन वह तो सोई थी कभी न उठने के लिए, सो गई थी सदा के लिए अपने मोती के पास।
अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई तो हमारे YouTube चैनल कहानियाँ को सब्सक्राइब करें और लाइक व शेयर करें व पशु व पक्षियों की देखभाल करते रहें। धन्यवाद।